Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा 58th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और डिस्पर्शन में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पहला मेथड जो है रेंज का मेथड। रेंज हम स्टडी करने जा रहे हैं और ओब्वियसली इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हम मेजरमेंट पे फोकस करेंगे, कैसे किया जाता है मेजर रेंज या कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ रेंज। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है रेंज के बारे में वो ये है कि रेंज जो है ये है सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे सादा जो डिस्पर्शन का मेजरमेंट है इट इज़ द रेंज, ठीक है। और अब इसकी मीनिंग पे आते हैं। रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज और डेटा सेट। तो आपके पास डेटा सेट है, ओब्वियसली उसका एक जो है हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसका एक जो है लोवेस्ट वैल्यू होगा। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसी को हम रेंज कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो हम जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज जो होता है हम कहेंगे कि डेटा जो है, डेटा में जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स से हम डिजिग्नेट करते हैं। तो एक्स का कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा और फिर एक्स का कोई मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम कहेंगे एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रेंज। तो आई होप कि जो बेसिक आइडिया है रेंज का वो क्लियर हो गया होगा और अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे और वहाँ से ये और भी बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर होगा। तो जब हम अब मेजरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम दो तरीक़ों से या दो मेजरमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। तो हर जगह आप देखेंगे एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट सामने आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है? अभी हमने देखा कि रेंज जो है ये है एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है रेंज का। अब रेंज का रिलेटिव वैल्यू क्या है? जो हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं वही हमारा रेंज का रिलेटिव वैल्यू है। तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आर लिखा, यहाँ पे सी आर लिखा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या है? आपने करना है हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करनी है और आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इन दो में जो बेसिक डिफरेंस है या जिसकी वजह से ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज या कोफिशिएंट वाले वैल्यूज़ जो है, रिलेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सामने लाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, ये बाकी मेजरमेंट्स में भी होता है। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है कोफिशिएंट्स का। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाईएस्ट वैल्यू जो है तो ये केजीज़ में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 kg है और ये 2 kg है। तो रेंज का वैल्यू यहाँ पे जो निकलेगा वो होगा 18 kg, ठीक है। वो होगा 18 kg क्योंकि हम केजीज़ में अभी डील कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने किसी और चीज़ का रेंज मेजर करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे होगा 30 मीटर्स माइनस फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर्स। तो आपका जो आंसर निकलेगा वो होगा 20 मीटर्स, ठीक है। तो अभी अगर आपने रेंज को अब कंपेयर करना है तो आपके लिए दिक्कत इसलिए पैदा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो केजीज़ में है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो मीटर्स में है। तो ये डायरेक्टली हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा एक मेजरमेंट डिवाइस किया गया है जिसको हम कंपेयर कर पाएँ, यानी कि चाहे जो आइटम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो केजीज़ में होगा, वो मीटर्स में होगा, लीटर्स में होगा, या उसका कोई और मेजरमेंट होगा। यानी कि हम एक ऐसा मेजर डेवलप कर रहे हैं जो यूनिट फ्री है, यानी कि जिसका कोई इस तरीके का मेजरमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। ये यूनिट्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केजीज़, मीटर्स, लीटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वैल्यू अगर
जो अभी ये 20 होगा माइनस ये 2 होगा, और फिर ये 20 होगा प्लस ये 2 होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाई 20। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये भी केजीज़ में है, अगर ये केजीज़ में हम इंक्लूड करेंगे, डिनोमिनेटर जो है ये भी केजीज़ में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ये जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा, जो भी इसका वैल्यू निकलेगा वो यूनिट फ्री होगा, उसमें किसी किस्म का मेजरमेंट जो है, यूनिट्स जो है वो केजीज़, लीटर्स, मीटर्स वगैरह ये इन्वॉल्व नहीं होंगे वहाँ पे। तो ये फ़ायदा हो जाता है। फिर आप जो यहाँ पे वैल्यू आपका निकलेगा उसको आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं वो मीटर्स में है तो उसके साथ उसको कंपेयर फिर आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कोफिशिएंट वाले वैल्यूज़ हैं इसलिए इनको जो है डेवलप किया गया है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिलेटिव वैल्यू। तो बेसिक चीज़ जो बेसिक फार्मूला जो आपने याद रखनी है वो ये वाली है, और दैट इज़ दिस वन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में रेंज का वैल्यू हम कैसे हासिल करते हैं, डिस्क्रीट में कैसे, और फिर कंटिन्यूस में कैसे। तो चलिए आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी मेजर करना है, रेंज भी हमें यहाँ पे मेजर करना है। तो आपके लिए हमने ये डेटा यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जब होगा आपके पास तो आपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ऐसे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ये आइडेंटिफाई करने में कि सबसे जो कम वैल्यू है वो कौन सा है, लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, और हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो अब हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो रेंज का जो मेजरमेंट हम करते हैं तो कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, हम करेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, 450 जो लास्ट में आता है, और लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है वो है पहले वाला, तो वो है 30। तो यहाँ पर रेंज का जो मेजरमेंट निकलेगा, सो रेंज विल बी इक्वल टू 420। सो रेंज विल बी इक्वल टू 420 यहाँ पे। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो 420 हमारा वैल्यू यहाँ पे निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू जो है वो होगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ तो यहाँ पे है 450 माइनस 30 जैसा कि अभी हमने किया, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 450 प्लस 30, ठीक है। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू यहाँ पे हमारा बनेगा 420 न्यूमरेटर होगा, और 480 जो है वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 0.875। तो यहाँ पे तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीटर्स में है, लीटर्स में है, वो यूनिट तो यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूनिट क्या है, लेकिन यहाँ पे चूँकि न्यूमरेटर में भी वही यूनिट है, डिनोमिनेटर में भी वही यूनिट है, इसलिए यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे प्योर नंबर आपके लिए सामने आ जाएगा 0.875। और अगर आप किसी और चीज़ का अभी जो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज हासिल करेंगे तो ओब्वियसली आप फिर इस डेटा के कोफिशिएंट ऑफ रेंज और उस डेटा के कोफिशिएंट ऑफ रेंज को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली, और याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.875। तो ये और एक डेटा सेट है इंडिविजुअल सीरीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेंज देखेंगे वैल्यू क्या होगा, तो रेंज विल बी हेयर, देखिए 430 है माइनस 300, 430 माइनस 300। ओबियसली ये सबसे बड़ा वैल्यू है और ये सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे। तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 130। तो रेंज है यहाँ पे 130, और यहाँ पे जो रेंज था दैट वाज 420, यहाँ पे है 130, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज देखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है, इट विल बी इक्वल टू 430 माइनस 300 एंड देन 430 प्लस 300, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट विल बी 130 डिवाइडेड बाय 730। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये है 0.1
0.78, तो 0.17 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ फ्रॉम 300 to 430, और इससे पहले जो था दैट वाज 30 to 450। ओबियसली इसका रेंज जो है वो बड़ा है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो कितना आ रहा है, वो 0.178 आ रहा है, और यहाँ पे 0.875। तो इन दो को आप जो है वो ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। इवन इफ़ अगर ये दो अलग चीज़ों के भी जो है दो अलग चीज़ों के बारे में डेटा होगा, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ रेंज। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ पे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम रेंज का वैल्यू कैसे हासिल करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि भाई एक्स के वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो ओबियसली ये हाईएस्ट वैल्यू है एक्स का और ये लोवेस्ट वैल्यू है एक्स का, और ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है इसके बारे में आपको कोई परवाह नहीं बरनी है, इसको इंक्लूड यानी कि इसको डिस्कशन में लाना ही नहीं है हमें। तो इसलिए रेंज जो है इट विल बी इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 10 minus 1, दैट विल बी इक्वल टू 9। तो यहाँ पर रेंज का वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू 9, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू क्या है, ओबियसली इट विल बी इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस जो है लोवेस्ट। सो इट विल बी इक्वल टू 9 एंड देन वी हैव 10 and 1 11। तो इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे इट विल बी इक्वल टू 0.81। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड दिस इज़ रेंज इन दिस केस जो आपके सामने डेटा है। बस ये बात याद रखनी है कि बस एक्स पे फोकस करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। अब हम आते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में रेंज का वैल्यू हम और कोफिशिएंट का रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू हम कैसे हासिल करते हैं। तो अगेन सिंपल बात जो है याद रखनी है कि इसके साथ कुछ नहीं करना है, जो फ्रीक्वेंसी है इसको छेड़ना नहीं है, बस हमने देखना है कि जो एक्स के वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो वैसली जो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा आता है 50 और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, तो रेंज का वैल्यू हासिल करने के लिए फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 50 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू निकालेंगे तो वो हासिल करेंगे तो क्या करेंगे, तो ओबियसली हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे है 50 माइनस 0 एंड इट इज़ 50 प्लस 0, तो ओबियसली इट विल बी इक्वल टू 50 by 50 and that is equal to 1. So range in this case, coefficient of range in this case is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से मुकम्मल तौर पे 0 जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपके पास डेटा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो या 50 पे ख़त्म हो रहा हो, तो जो रेंज होगा वो डिफरेंट हो सकता है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है, तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपने डेटा को एडजस्ट करना है फॉर्मूला में। तो अब हम एक और चीज़ यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज़ होगी, यानी कि ये जो है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हमने स्टडी पहले ही किया है, 10 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाता है, यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव गैप बिटवीन 9 and 10, देन वी हैव गैप बिटवीन 14 and 15। तो ये गैप मुसलसल आप देख रहे हैं। तो इसको सही तरीके से कंटिन्यूस बनाने के लिए, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये गैप जो है 9 और 10 के दरमियान जो गैप है 1 यूनिट का, इसका आधा हिस्सा हम इसको देंगे, इसका आधा हिस्सा हम इसको देंगे। तो ये 9.5 बन जाएगा और ये भी 9.5 बन जाएगा, क्योंकि 10 को अगर आप आधा हिस्सा देंगे 0.5 देंगे तो वो 9.5 बनेगा। ये क्लास जो है ये 10 से शुरू नहीं होगी, ये 9.5 से शुरू होगी, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो बहरहाल इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या करना होगा, अब हमने एक्स के वैल्यूज़ को नए से यहाँ पे रखना होगा, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए हमारा डेटा जो बनेगा वो है ये बनेगा 4.5, ये बनेगा 4.5 to 9.5, फिर 9.5 से लेकर 14.5, फिर 14.5 से लेकर 19.5,
19.5 से लेकर फिर 24.5, 24.5 से लेकर 29.5, 29.5 से लेकर फिर 34.5 और 34.5 से हम जाएंगे 39.5। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडिफिकेशन है वो इस तरीके से बनेगा। अब सिंपल प्रोसेस है, ये देखिए ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे और ये लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे, और बाकी जो फार्मूलाज है वो हम इसी तरीके से करेंगे कि रेंज का वैल्यू निकालेंगे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है यहाँ पे बनेगा। रेंज विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली 39.5 minus 4.5, so that will be equal to 35, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू जो है that will be equal to 39.5 minus 4.5, और नीचे यही लिखना है लेकिन बीच में जो है वो प्लस रखना है, प्लस 4.5, तो वो बनेगा किसके बराबर 35 ओब्वियसली, और नीचे बनेगा 44, तो जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 0.79। इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये गलत हो गया हो तो बहरहाल यहाँ पे हमें पता चला कि भाई आपने जो है इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर जो है अकॉर्डिंगली डेटा को जो है फार्मूला में डालना है। अब हम आते हैं फाइनल जो सेक्शन है इस लेक्चर का, वो है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स की हम बात करेंगे। देखेंगे कि क्या मेरिट है क्या डिमेरिट्स हैं जो रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसमें। तो इसका एक बहुत ही बड़ा मेरिट है कि ये सिंपल है, हमने इजीली हर कोई किसी चीज़ को यहाँ पर समझा, तो इसमें कोई मुश्किल कोई दिक्कत हमें नहीं महसूस हुई। दूसरी जो इसकी एक खूबी है, एक इम्पॉर्टेंट मेरिट जो इसका है वो है कि इसको हम काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट में अगर डिस्पर्शन देखना होगा इंटरेस्ट रेट्स में, या फिर एक्सचेंज रेट्स में जो आप इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, या शेयर प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशंस हमने मेजर करनी होगी, डिस्पर्शन हमने मेजर करना होगा, तो हम रेंज का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन वहाँ पे भी हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो बड़ी खूबियाँ हैं रेंज की कि ये सिंपल है और इसकी वाइड एप्लीकेशंस है। अब हम आते हैं इसके डिमेरिट्स पे। तो एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट जो इसका है, कमज़ोरी जो इसकी है वो है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, देखिए अभी जो है फॉर एग्जांपल आपका जो रेंज है वो है 10 है लोवेस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 50 है, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू निकलेगा रेंज का वो तो 40 निकलेगा, 50 माइनस 10 तो 40 निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे 40 निकलेगा। अभी आप यहाँ पे बीच में जो है फॉर एग्जांपल आपके पास बीच में 30 और आइटम्स हैं, टोटल आइटम्स या बीच में 30 आइटम्स हैं, ठीक है, 10 से लेकर 50 तक। अभी आप जो है एक आइटम बढ़ाइए, फॉर एग्जांपल ये 10 से आपने लिया और ये 50 नहीं है, 50 के अलावा और एक आइटम है, फॉर एग्जांपल वो 100 है, बस एक आइटम आपने इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे जो रेंज का वैल्यू है वो एकदम से 90 चला जाएगा, 90 बन जाएगा। तो बस एक आइटम के इजाफे से रेंज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, कंप्लीट तब्दीली आ गई, इसमें ज़बरदस्त इजाफा हो गया या इसमें ज़बरदस्त कमी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका लास्ट वैल्यू है वो किस तरीके का है। तो इसलिए यहाँ पे जो है दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन में देखा कि वहाँ पे जो आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स जो होते हैं यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होते हैं वो बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं, फर्स्ट वैल्यू जो है, लास्ट वैल्यू जो है डेटा का, तो वो बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा और जो रेंज को जो है उसको तब्दील कर देगा या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पर ज़बरदस्त असरअंदाज हो जाएगा। तो इसलिए ये अनस्टेबल है, ये इसकी बड़ी एक कमज़ोरी है। दूसरी एक इसकी जो कमज़ोरी है यानी कि डीमेरिट जो इसका है वो है कि इसमें हर कोई आइटम जो है इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपका पहला आइटम है 10, उसके बाद जो है आपके पास 50 और आइटम्स है और फिर है 250, ठीक है। अब आपने रेंज को मेजर करना है तो क्या करेंगे आप ये 250 माइनस 10 करेंगे और आप बस दो आइटम्स या दो वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस जो है उनको आप इंक्लूड करते हैं, उन पे आप फोकस करते हैं। बाकी सब की सब जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका किसी जगह पे कोई जिक्र आता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सब आइटम्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं।
और आगे जाके देखेंगे आप मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वहाँ पे सब आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है। और एक जो इसकी लिमिटेशन है रेंज की, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो हमने डिस्कशंस में देखा कि हम फ्रीक्वेंसी वगैरह देखें, हमें तो इसके साथ कोई काम है ही नहीं, यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे इसके साथ तो हमें कोई काम है ही नहीं, इसका तो हम कुछ करते नहीं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा डेटा है क्या, ये कंटिन्यूस सीरीज़ वाला है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ वाला है, डिस्क्रीट सीरीज़ वाला है। तो ये ज़ाहिर नहीं होता है रेंज का जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं या जब वैल्यू हम हासिल करते हैं, तो इससे तो ये बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता है। तो वो और एक लिमिटेशन है कि डेटा किस नौइयत का है, तो वो हमें पता नहीं चलता है कि सीरीज़ कौन सी इस्तेमाल हुई है जब हम रेंज का वैल्यू जब हमारे पास होता है। और एक जो मसला इसमें है वो ये है कि ये ओपन एंडेड अगर अब हमारे पास डेटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोअर एंड है लेकिन जो अपर एंड है हमें वो पता नहीं है, अपर लिमिट जो है वो पता नहीं है, और जो लास्ट वैल्यू है डेटा का वो हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे तो इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पे हमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बारे में मालूम नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम रेंज का यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा मेजरमेंट होगा जहाँ पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू या किसी वैल्यू को, तो फिर तो वहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है उस मेथड का, लेकिन यहाँ पे तो इसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे पास जो है लोअर वैल्यू भी मालूम होना चाहिए हमें, और अपर वैल्यू भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टडी की रेंज के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, और जो रेंज में काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होती है तो वो आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। और आई होप कि यू विल सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।